आवाज उस दर्जी। यस सर शिवाजी। नेट लग सही कार न कहीं। बाल कमिंग से कार रखे। अच्छा चलो, हम स्टार्ट करते हैं क्लास। आज जो है वो हम पढ़ेंगे अबाउट द कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। ठीक है। लास्ट टाइम जो हमने यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा था तो वो हमने पढ़ा था अबाउट द मसल रिलैक्सेंट। ठीक है। हमने मसल रिलैक्सेंट पढ़े थे कि मसल रिलैक्सेंट क्या होते हैं और मसल रिलैक्सेंट किस तरह काम करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर क्या काम करता है, कि कौन सा ड्रग है और इनकी फंक्शन क्या है, तो वो आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ अबाउट द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन चलो उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास नर्वस, अगर हम हमारे नर्वस सिस्टम को देख ले तो हम अपने नर्वस सिस्टम को टू डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हमारा नर्वस सिस्टम है तो इसको आप टू डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा आपका होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है तो ये आपके जितने विजरल ऑर्गन्स है, विजिटेटिव, और ये मोस्टली उनको सप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये पेरिफेरीज को मोस्टली जो नर्व होंगी तो वो सप्लाई करेंगी। तो इसके दो डिवीजन होंगे। सीएनएस जो है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्लाई करती है या वहां से सप्लाई होती है। तो इसमें आपका जो मेनली होगा तो वो होगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें दो चीजें हैं, एक ब्रेन है और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दो डिवीजन है आगे। एक डिवीजन होगा जिसको हम कहते हैं सेंसरी डिवीजन। ठीक है, जिसको एफेरेंट डिवीजन भी कहते हैं। तो एक इसका होगा एफेरेंट डिवीजन जिसको आप सेंसरी भी कहते हैं। और दूसरा जो होगा वो होगा इफिरेंट जिसको मोटर भी कहते हैं। ठीक है। तो ये होगा मोटर डिवीजन। तो सेंसरी में सारे वो नर्व आएंगे जो कि सेंसरी न्यूरॉन होंगे, जो पेरिफेरी से आपके सीएनएस की तरफ आएंगे। ठीक है, मतलब जो पेरिफेरीज में जितने भी एफेरेंट न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं तो वो एफेरेंट डिवीजन में आएंगे। इफेरेंट डिवीजन या मोटर डिवीजन में आपके पास वो नर्व होंगे जो कि आपके ब्रेन से निकल के आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो इसमें वो नर्व होंगे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ, जो इफेक्टर ऑर्गन होते हैं या आपके ग्लैंड्स होते हैं उनकी तरफ जितने भी जाते हैं। तो इसको इफेरेंट डिवीजन को आगे फिर हम टू में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास होगा सोमेटिक सिस्टम और दूसरा हमारे पास जो होगा वो होगा ऑटोनोमिक। ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल है, फिर सेंट्रल है, फिर पेरिफेरल जो है इसके दो डिवीजन है, एक इफेरेंट डिवीजन है, एफेरेंट डिवीजन है जिसको हम सेंसरी न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा हमारे पास इफेरेंट डिवीजन है जिसको हम मोटर भी कहते हैं। तो इफेरेंट डिवीजन जो है फिर आगे इसकी हम टू में डिवाइड कर सकते हैं, टू डिवीजन में। एक हमारे पास होगा सोमेटिक जो कि सप्लाई करेगा हमारी बॉडी को, सोमा मींस बॉडी। तो वो डिवीजन जो कि आपकी पूरी बॉडी को आप कह ले कि ये वॉलंटरी होगा। तो आपकी वॉलंटरी जितने भी मसल्स है, जिस तरह आपके स्केलेटल मसल्स है, आपकी जो स्किन वगैरह है, तो उसको जो सप्लाई होती है, तो वो जो मोटर डिवीजन की सप्लाई होती है उसको हम कहते हैं सोमेटिक। ठीक है। और दूसरा जो है वो ऑटोनोमिक। तो ऑटोनोमिक को आप कह ले कि ऑटोमेटिक है। तो इसमें हमारे पास सारे इनवॉलंटरी, ठीक है, इसको दूसरा नाम हम इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी कहते हैं।
तो इसको ऑटोनोमिक में कौन से आएंगे, इसमें सारे वो नर्व आएंगे जो कि इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शंस को। तो इस ऑटोनोमिक के आगे फिर से हमारे पास टू डिविजन्स हैं। तो हम कहते हैं कि ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक ऑटोनोमिक के टू डिवीजन है हमारे पास। एक हमारे पास होगा सिंपैथेटिक, असल में है तीन, लेकिन हम मोस्टली आप लोगों ने तीन दो पढ़ा होगा, ठीक है। एक है आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, तो एक है सिंपैथेटिक, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक, और एक और हमारे पास भी है जिसको हम कॉमनली पढ़ते नहीं है ज्यादा, लेकिन वो है हमारे पास इंटीरिक, ठीक है, जो इंटीरियल आपको सप्लाई करेगी। लेकिन यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो इन दोनों के साथ लेंगे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक डिवीजन कौन सा डिवीजन होगा, तो इस सिंपैथेटिक डिवीजन को हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट, ठीक है, डिवीजन भी इसको कहते हैं। ये वो डिवीजन है या ये वो न्यूरॉन्स है, वो मोटर न्यूरॉन है जो कि हमारे इमरजेंसी कंडीशंस में हमारे जो जितने ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करते हैं। ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं लेकिन ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन। जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है तो ये कंट्रोल करते हैं हमारे उसी ऑटोनोमिक को, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है उनको कंट्रोल करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, ठीक है। तो ये हमारे जो डिवीजन है, एक इमरजेंसी को कंट्रोल करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द इमरजेंसी उनको कंट्रोल करते हैं। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक जो कि रेस्टिंग के दौरान हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, या आप कह लें कि उनको डिवीजन होती है लेकिन ड्यूरिंग रेस्टिंग ये हमारे पास एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली हमारी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में होती है, अभी आप लोग बैठे हैं तो रेस्टिंग कंडीशन में है, बात वगैरह कर रहे हैं तो ये रेस्टिंग, सारी रेस्टिंग कंडीशन है, खाना खा रहे हैं तो ये भी रेस्टिंग है, ठीक है, किसी मूवी को एंजॉय कर रहे हैं तो ये भी रेस्टिंग कंडीशन है। तो मोस्टली जो हमारी जो आप लोग डेली लाइफ में आपकी जो डिवीजन मोस्टली डोमिनेट होती है तो वो पैरासिम्पैथेटिक है। तो पैरासिम्पैथेटिक मोस्टली डोमिनेंट होती है, या ये ज्यादातर जो हमारी ज्यादातर यूज होती है ना, तो वो यही पैरासिम्पैथेटिक है। सिंपैथेटिक सिर्फ फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन ये एक्टिव हो जाती है, या आप कह लें कि उस दौरान ये सिंपैथेटिक जो है वो पैरासिम्पैथेटिक से ज्यादा डोमिनेट हो जाती है। इट बिकम डोमिनेंट ओवर द पैरासिम्पैथेटिक ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन, सिर्फ इमरजेंसी कंडीशंस में, ठीक है। तो सिंपैथेटिक जो है इसकी डिवीजन कहाँ से निकलती है, इसके न्यूरॉन्स जो है वो कहाँ से निकलते हैं। तो अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात कर ले, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है तो इसके न्यूरॉन्स जो है, ठीक है, जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं तो वो अराइज होते हैं थोरेसिक से एंड लंबर से। इसके न्यूरॉन्स अराइज होते हैं सिंपैथेटिक के। तो सिंपैथेटिक के न्यूरॉन्स अराइज होते हैं थोरेसिक से एंड लंबर से। थोरेसिक कौन से न्यूरॉन, जो नर्व है, जो आपके स्पाइनल नर्व है, ठीक है। थोरेसिक कौन से, थोरेसिक का मतलब क्या है, थोरेसिक स्पाइनल नर्व। तो थोरेसिक स्पाइनल नर्व T1 से लेके T12 तक, मींस T1 T2 T3 T4 अप टू T12। तो T1 से T12। और लंबर में कौन से, लंबर में L1 L2 और कभी कभार L3 भी होते हैं, ठीक है। तो L1 L2 और आप कह लें कि L3 तक।
तो T1 से लेके L3 तक जितने भी स्पाइनल नर्व है, तो वहां से जो नर्व निकलते हैं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं सिंपैथेटिक डिवीजन, या उन नर्व को क्या बनाएंगे, सिंपैथेटिक डिवीजन बनाएंगे। और ये आपके जो सिंपैथेटिक इफिरेंट न्यूरॉन होंगे वो होंगे, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक जो होते हैं तो उनके न्यूरॉन कहाँ से निकलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक जो हमारे पास होते हैं तो उनके न्यूरॉन्स निकलते हैं जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। तो अब ये है पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक जो है तो इनके न्यूरॉन्स निकलते हैं दो दो जगहों से। एक तो उसी तरह वो भी दो जगह से निकलते हैं, ये भी ट्रू। एक तो है क्रेनियल नर्व। और कौन कौन से क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व 3, फिर 7, फिर 9, और नेक्स्ट है 10। एक तो यहाँ से इसके न्यूरॉन निकलते हैं जो कि पैरासिम्पथेटिक जो ऑर्गन्स हैं उनको पैरासिम्पथेटिकली कंट्रोल करते हैं, ठीक है। दूसरा है सेक्रल। सेक्रल में कौन से, सेक्रल में 2, 3 और 4। कॉमनली 3 4 होते हैं, लेकिन 2 भी साथ में, तो 2 3 एंड 4। तो ये जो जितने यहाँ से जितने नर्व निकलते हैं तो ये पैरासिम्पथेटिकली आपके ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब सिंपैथेटिक क्या काम करेगा और पैरासिम्पैथेटिक क्या काम करेगा। अब अगर आप सिंपैथेटिक को देख ले, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर आपका आपके, ठीक है, इस या आपके लिए कि इनके रिसेप्टर को अगर देख ले तो इनके दो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर होते हैं। एक को हम कहते, इसके जो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, तो उन रिसेप्टर को तो हम कहते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। और ये एड्रीनर्जिक रिसेप्टर टू टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं अल्फा एड्रीनर्जिक, दूसरे को हम कहते हैं बीटा एड्रीनर्जिक, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो अल्फा जो है ये हमारे पास, अब अल्फा के भी मुख्त डिफरेंट टाइप्स हमारे पास होते हैं। एक होता है अल्फा 1, दूसरा होता है अल्फा 2, अल्फा 1 और अल्फा 2। इसी तरह बीटा जो है तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। बीटा 1 कॉमन इसके 1 एंड 2 है, लेकिन एक थर्ड टाइप भी है जिसको हम बीटा 3 कहते हैं, बीटा 2, और एक तीसरा है बीटा 3, ठीक है। तो ये एड्रीनर्जिक जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है तो इसका जो रिसेप्टर होगा उसको हम कहते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। और इसको एड्रीनर्जिक रिसेप्टर इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है तो वो है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। तो इसके न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, तो उसको हम कहते हैं एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। इस वजह से जब एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन इन सिंपैथेटिक के रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे तो इस वजह से, मतलब उस पर एक्शन करेंगे, इस वजह से हम इन रिसेप्टर्स को कहते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, क्योंकि एड्रेनलिन इस पे काम करेगा, ठीक है। तो इसके मैंने आप लोगों को टाइप्स बताए, अल्फा एंड बीटा, और फिर अल्फा के अल्फा 1 अल्फा 2, एंड बीटा के बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा 3। अब अल्फा 1 जो है ये मोस्टली आपके स्मूथ मसल्स में होते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल मतलब अल्फा 1 जो है ये मोस्टली होते हैं स्मूथ मसल में। स्मूथ मसल्स कहाँ पे हैं, स्मूथ मसल्स आप कह ले कि आपके जो वेसल्स हैं वहां पे होंगे, ठीक है। आपके वेसल्स जो है, ब्रोंकाई जो है वहां पे स्मूथ मसल्स है, ठीक है। यूट्रस जो है वो वहां पे स्मूथ मसल्स हैं। इसके अलावा जो आपके स्पिंक्चर है, जो मैंने आप लोगों को बताया था जीए में, जो आपके स्पिंक्चर है, तो वो स्पिंक्चर जो है वहां पे स्मूथ मसल्स होंगे। तो ये करते हैं स्मूथ मसल्स की कंस्ट्रिक्शन, ठीक है।
स्मूथ मसल की कंस्ट्रक्शन। तो अल्फा वन करते हैं स्मूथ मसल की कंस्ट्रक्शन। तो अगर आपके ब्लड वेसल्स में स्मूथ मसल्स हैं तो ये उनको कंस्ट्रिक्ट करेंगे, मींस कम करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये कास्ट करेंगे विजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो अल्फा वन विल कास्ट विजो कंस्ट्रिक्शन। इसी तरह वेसल में विजो कंस्ट्रिक्शन करेंगे, ब्रोंकाई में क्या करेंगे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेंगे, यूट्रस में क्या करेंगे, यूटराइन कंस्ट्रिक्शन करेंगे, इसी तरह स्पिंक्चर की कंस्ट्रिक्शन करेंगे। तो जब भी एड्रेनलिन रिलीज होता है और वो अल्फा वन रिसेप्टर के ऊपर जाते हैं, तो अल्फा वन रिसेप्टर कहाँ पे, ये आपका वेसल है, यहाँ पे अल्फा वन रिसेप्टर होगा, तो एड्रेनलिन जब रिलीज होगा यहाँ पे आएगा और वो करेगा कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल। ठीक है, इसी तरह अल्फा टू है, तो अल्फा टू मोस्टली कहाँ पे होता है, अल्फा टू आपके प्लेटलेट्स में होता है। इसके अलावा सम वस्कुलर स्मूथ मसल्स में होते हैं। इसके अलावा मोस्टली जो होता है तो वो पेनक्रियाटिक जो बीटा सेल है वहां पे होता है, और ये इनहिबिशन ऑफ द इंसुलिन करता है। इसके अलावा ये सीएनएस में भी हमारे होता है जो अल्फा टू है। ठीक है, तो एक जो कॉमनली होता है तो पेनक्रियाटिक होता है, पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स, जो पेनक्रियाज में बीटा सेल्स हमारे पास जो हमारे होते हैं। ठीक है, तो उन पे काम करते हैं, वहां पे होते हैं। और ये क्या कम करते हैं, इनहिबिशन ऑफ द इंसुलिन, इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन। इसी तरह हमारे पास बीटा सेल्स है, तो बीटा वन जो है ये मोस्ट कॉमनली हमारे हार्ट में होता है। ठीक है, तो हार्ट में साइनस जो होते हैं और जो एवी नोड है और एस ए नोड है वहां पे होते हैं, तो ये हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। बीटा वन में क्या करते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं। जब एड्रेनलिन रिलीज होगा और बीटा वन की तरफ आएगा तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा। दूसरा, जो कंडक्शन पाथवे है उसको भी इंक्रीज करता है, तो आपकी कंडक्शन वेलोसिटी को भी इंक्रीज करता है। और तीसरा, मायोफिब्रिल्स में होते हैं तो ये आपकी कंट्रेक्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है, तो हार्ट रेट को भी ज्यादा करता है। साथ में स्ट्रोक वॉल्यूम आप कह ले या आप कह ले कि स्ट्रोक वॉल्यूम को भी इंक्रीज करता है, क्योंकि कंट्रेक्टिलिटी ज्यादा होगी तो ये आपके कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करता है एज अ होल। इसके अलावा ये किडनी में होते हैं तो ये रेनिन इंक्रीज करता है, रेनिन का रिलीज। इसके अलावा ये लाइपोलाइसिस हमारे साथ करता है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास बीटा टू। तो बीटा टू जो है वो मोस्टली होता है आपके स्मूथ मसल में, वस्कुलर स्मूथ मसल, बीटा टू। जिस तरह अल्फा वन था वो भी स्मूथ मसल में था, बीटा टू जो है ये भी स्मूथ मसल में होता है। लेकिन बीटा टू क्या काम करता है, ये पेरिफेरल जो है रेजिस्टेंस को कम करता है, तो ये काज करता है विजो डायलेशन, विजो डायलेशन। अब यहाँ ये चीजें समझ ले, क्योंकि ये चीज फिर हम आगे सिंपथेटिक जो सिंपथोमाइमेटिक ड्रग है, ठीक है, सिंपथोलाइटिक ड्रग है, पैरासिम्पथोमाइमेटिक, पैरासिम्पथोलाइटिक, जब वो ड्रग पढ़ेंगे तो वहां पे ये जरूरी है, ये चीजें आप लोगों को याद हो। ठीक है, तो यहाँ पे था अल्फा, फिर अल्फा वन और अल्फा टू, फिर है हमारे पास बीटा, तो बीटा वन, बीटा टू और बीटा थ्री। तो अल्फा वन कहाँ पे होते हैं, ज्यादातर स्मूथ मसल्स में होते हैं, और ये काज करते हैं विजो कंस्ट्रिक्शन। ये याद रखें। दूसरा है अल्फा टू, तो ये अल्फा टू कहाँ पे होते हैं, प्लेटलेट्स में, वस्कुलर स्मूथ मसल्स में होते हैं, इसके अलावा पेनक्रियाटिक सेल्स में। और एक इम्पोर्टेंट जो है जो हम इनिस्थीजिया में हम फिर पढ़ेंगे भी, अल्फा टू एगोनिस्ट, तो ये होते हैं सीएनएस में। इंपॉर्टेंट ये बात याद रखिए, ये होते हैं सीएनएस में। ठीक है, अल्फा टू। और सीएनएस में ये क्या करते हैं, सिडेशन करते हैं और सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करते हैं। एक तो ये काज करते हैं सिडेशन, अल्फा टू में। ठीक है, अल्फा टू के थ्रू।
ये करते हैं सेडेशन। जब एड्रेनलिन रिलीज होगा, ठीक है, और वो जाएगा अल्फा टू पे एक्ट करेगा सीएनएस में, तो ये सेडेशन काज करेगा। इसलिए अल्फा टू एगोनिस्ट जो ड्रग होते हैं, तो वो आप पेशेंट को देंगे तो वो सेडेट होंगे। जो डिक्समेथोमोडिन जो ड्रग होता है, ठीक है, डिक्समेथोमेडिन, तो वो क्या करता है, अल्फा टू पे एक्ट करता है, अल्फा टू का एगोनिस्ट है, तो वो सेडेशन काज करता है। इस वजह इसको आजकल जो हम यूज करते हैं, तो वो एज अ एनेस्थेटिक एजेंट यूज करते हैं। दूसरा ये क्या काम करता है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करता है, डिक्रीज सिंपैथेटिक, ठीक है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो। तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो को जब ये कम करेगा, तो उससे क्या होगी, पेरिफेरल वेजोडाइलेशन होगी, और आपके पास ब्लड प्रेशर जो है वो कम होगा। तो ये तो है असल में सिंपैथेटिक, लेकिन फिर भी क्या करता है, अल्फा टू आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। बीटा वन क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाता है, और आपके लिए कि आपके कार्डिक आउटपुट को ज्यादा करता है, ठीक है। इसके अलावा किडनी पे रेनिन के रिलीज को ज्यादा करता है, और जो आपके एडिपोज टिश्यू है, तो वहां पे लाइपोलाइसिस करता है। तो बीटा वन इसके अलावा दूसरा क्या काम करता है, किडनी पे इंक्रीज रेनिन रिलीज, और एडिपोज टिश्यू में इंक्रीज लाइपोलाइसिस। बीटा टू जो है ये कहाँ पे होते हैं, तो ये आपके ब्रोंकियल स्मूथ मसल में होते हैं, ठीक है। खासकर इसकी हम बात करते हैं, तो ये होते हैं ब्रोंकियल स्मूथ मसल में। और ब्रोंकियल स्मूथ मसल में ये क्या काम करते हैं, ब्रोंकियल स्मूथ मसल में ये आपके ब्रोंको डायलेशन करते हैं। ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम कर देता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस जब कम होगा, तो होगा वेजो डायलेशन। तो हम कहेंगे कि बीटा टू जो है ये ब्रोंको डायलेशन करता है। अल्फा वन काज कर रहा था ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, अल्फा वन, ठीक है। बीटा टू एक्ट अपोजिट टू अल्फा वन, तो ये करता है ब्रोंको डायलेशन, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे लिवर में होता है, स्केलेटल मसल में होता है, आई में होता है, जीआई ट्रैक्ट में होता है, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल आपको याद हो कि बीटा टू क्या करता है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल वेसोडाइलेशन करता है, ठीक है, ब्रोंकियल डायलेशन, या जिसको कहते हैं ब्रोंकोडाइलेशन, दैट इज अपोजिट टू ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। और बीटा थ्री मोस्टली आपके ब्रेन में होता है, और इसके अलावा गाल ब्लैडर में होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, लाइपोलाइसिस करता है। तो ये हमारे पास था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो मैंने आप लोगों को बताया कि सिंपैथेटिक जो होती है डिवीजन उसकी टोरेकोलम्बर से होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आज का हमारा टॉपिक भी होगा, पैरासिम्पैथेटिक जो। तो दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पथेटिक जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, या पैरासिम्पथेटिक जो डिवीजन है, तो ये कहाँ से निकलती है, तो ये हमने पढ़ा कि ये है क्रेनियोसेक्रल। अच्छा, जो सिंपथेटिक था, तो उसकी जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो एसिटा, जो वो एड्रीनर्जिक था, ठीक है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। पैरासिम्पथेटिक जो होता है, तो इसके इसका जो आप कह ले के जो न्यूरॉन होते हैं, तो उसका न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, तो इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइल कुलीन, एसिटाइल कुलीन। और आप लोगों को याद होगा कि एसिटाइल कुलीन कहाँ पे एक्ट करते हैं, ठीक है, वो हमने पढ़ा अच्छा, था, न्यूरोमस्कुलर एस्पुरेनिक जंक्शन। निकोटिन। हाँ, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था, तो वहां पे हमने पढ़ा था एसिटाइल कुलीन, ठीक है ना। अब जो पैरासिम्पथेटिक है, तो इसके भी टू टाइप्स ऑफ आपके लिए के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, दो किस्म के इसके रिसेप्टर हैं।
कौन कौन से रिसेप्टर है? मस्कुरेनिक, निकोटिनिक। हाँ, तो इसके दो किस्म के रिसेप्टर है, एक है मस्क्यूरेनिक और दूसरा है निकोटिनिक। इस मस्क्यूरिनिक का मतलब क्या है, निकोटिनिक का मतलब क्या है? वहां पे तो हमने पढ़ा था कि उसका मतलब, वो रिसेप्टर का नाम था एड्रीनर्जिक। तो एड्रीनर्जिक निकला था एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन से, क्योंकि उस पे एड्रेनलिन काम कर रहा था। तो यहाँ पे निकोटीन क्यों लिखा है? क्योंकि इसका तो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है, फिर भी इसका नाम मस्क्यूरिन और निकोटीन है। तो इसका, इसको एसिटाइल, इस पे वर्क करता है, मतलब इस रिसेप्टर पे किसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन है, मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर का। और निकोटिनिक जो रिसेप्टर है इसका भी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है। लेकिन इसमें एसिटाइलकोलिन के अलावा निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ एक दूसरी जो एक आप कह ले ड्रग है या दूसरा केमिकल है, वो भी इसके साथ कंबाइन हो सकता है, जिसको हम कहते हैं निकोटीन। इसी तरह जो मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर है इसके साथ एसिटाइलकोलिन वो भी अटैच हो सकता है, इस पे एक्शन करता है। ठीक है, लेकिन एसिटाइलकोलिन के अलावा इसके साथ एक और केमिकल है जो कि कंबाइन होता है, जिसको हम कहते हैं मस्क्यूरिन। इसी तरह निकोटीन पे निकोटीन और दूसरा जो है वो एसिटाइलकोलिन। तो इस वजह से इसको हम निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर कहते हैं, जो निकोटिनिक रिसेप्टर है। तो इसको कहते हैं निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, क्योंकि इसके साथ निकोटीन और कोलिन दोनों कंबाइन हो सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं मस्क्यूरिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, क्योंकि इसके साथ मस्क्यूरिन और एसिटाइलकोलिन दोनों कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो मेन जो आप कह ले कि न्यूरो है, तो वो है इसिटाइलकोलिन, जो कि दोनों के साथ कंबाइन होगा। लेकिन निकोटीन जो रिसेप्टर है वो मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर पे, जो निकोटीन है, निकोटीन मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर पे काम नहीं कर सकता। और जो मस्क्यूरिन है जो केमिकल है वो निकोटीन पे काम नहीं कर सकता। लेकिन इसिटाइलकोलिन दोनों जो है उसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, दोनों के साथ कंबाइन हो सकता है, दोनों पे एक्शन करता है। अब जो, अगर हम निकोटीन और मस्क्यूरिन रिसेप्टर की बात करें तो हमारे पास है मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर। तो मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर के 5 टाइप्स होते हैं, M1 से लेके M5 तक। M1, M2, M3, M4 और M5। इसी तरह जो निकोटिनिक है तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि एक होता है NN और दूसरा होता है NM। ठीक है, अब जो M1 से लेके जो मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर है, तो मस्क्यूरिनिक M1 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर, M4 और M5। इसको आपने इस तरह याद रखना है कि जो हमारे पास जो ओड नंबर है, ओड, ओड मींस जो ताक नंबर है, 1, 3 और 5 जो है, ये हमारे पास होते हैं एक्साइटेटरी रिसेप्टर। ठीक है, ये होते हैं एक्साइटेटरी। मतलब अगर एसिटाइलकोलिन आएगा और M1 के साथ अटैच होगा तो ये एक्साइटेशन काज करेगा इसमें। अगर M3 के साथ तो उसमें भी एक्साइटेशन, अगर M5 के साथ उसमें भी एक्साइटेशन काज करेगा। लेकिन बाकी जो दो हमारे पास जो इवन नंबर है, 2 एंड 5, 2 एंड 4, सॉरी, 2 एंड 4, तो ये हमारे पास होते हैं इनहिबिटरी। ठीक है, इनहिबिटरी रिसेप्टर। तो मतलब ये है कि अगर एसिटाइलकोलिन आएगा और M2 के साथ अटैच होगा किसी, मतलब अगर ये किसी ऑर्गन के ऊपर आपका M2 लगाए और एसिटाइलकोलिन आएगा तो वो क्या करेगा, इसको इनहिबिट करेगा, इस रिसेप्टर को। इसी तरह M4 की तरफ आएगा तो 4 को भी इनहिबिट करेगा। तो ये याद रखिए, 1, 3 एंड 5 जो है वो एक्साइटेटरी है, और जो आपके 2 एंड 4 है तो वो इनहिबिटरी है। ठीक है, अच्छा।
अब M1 M2 M3 M4 एंड M5 जो है ये कहाँ कहाँ पे होते हैं? अब हम इसकी लोकेशन जो है वो पढ़ते हैं, इनकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो M1 मोस्टली कहाँ पे होगा? M1 जो है वो आपकी CNS में होगा, इसके अलावा प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है वहां पे होगा M1। ठीक है, और इसके अलावा जो गैस्ट्रिक पेराइटल सेल है वहां पे भी होते हैं M1। इसके बाद जो M2 है तो ये कहाँ पे होते हैं? M2 जो है तो M1 आप कह लें कि CNS में है, गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स, और इसके अलावा प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है। M2 कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं कार्डिक सेल्स में, कार्डिक। इसके अलावा ये होते हैं स्मूथ मसल्स में। M3 जो है ये हमारे स्मूथ मसल में, इसके अलावा आई। ठीक है, इसके अलावा ब्लैडर में होते हैं। ठीक है, और एक्सोक्राइन जितने ग्लैंड हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड तो वहां पे भी होते हैं। M4 और M5 जो बाकी रह गए दो तो ये होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, CNS। और ये थोड़े अनकॉमन आप कह लें कि ज्यादा कॉमन नहीं होते, तो ये तीन जो है M1 M2 एंड M3 ज्यादा कॉमन आपके हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, इसके अलावा अब जो निकोटिनिक रिसेप्टर है, तो निकोटिनिक रिसेप्टर के टू टाइप है। तो एक है निकोटिनिक NN, जो कि आपके नर्वस सिस्टम के साथ रिलेटेड हो, तो ये ज्यादातर कहाँ पे होते हैं? CNS में होते हैं। N मीन्स के ये नर्वस सिस्टम है, M मीन्स के मसल, तो N मीन्स के ये होते हैं आपके CNS में। ठीक है, इसके अलावा एड्रीनल मेड्यूला जो है वहां पे, और जो तीसरा है ऑटोनोमिक गैंग्लिया जो आपके होते हैं, ऑटोनोमिक गैंग्लिया। NM कहाँ पे होते हैं इसके रिसेप्टर? तो ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और ये रिसेप्टर होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो रिसेप्टर हमने पढ़ा था निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, तो वो कौन सा रिसेप्टर था? वो था NM रिसेप्टर। ठीक है, जिसको निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर भी कहते हैं, जिसके 5 सब यूनिट थे, दो अल्फा, ठीक है, बीटा, एक डेल्टा और एप्सिलॉन जो था। तो ये थे हमारा जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। ठीक है, अब अब यहाँ पे एक बात आ गई कि जो हमने पढ़ा था, आप लोगों का याद है जो हमने पढ़ा था, जो हमारा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर था। तो वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो था, जो वो कहाँ पे काम कर रहा था, वो अपना एक्शन कहाँ पे कर रहा था? तो वो अपना एक्शन कर रहा था इस जगह पे, इस रिसेप्टर पे। कहाँ पे? इस रिसेप्टर पे। ठीक है, तो वो मोस्टली जो करता है निकोटीनिक रिसेप्टर, तो आप कह लें कि जो मोस्टली आपके जो मस्कुलर ब्लॉकर है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एक्ट ऑन द निकोटीनिक रिसेप्टर। ठीक है, तो आप कह लें कि जो इंटागोनिस्ट होगा निकोटीनिक रिसेप्टर का, तो निकोटीनिक रिसेप्टर का इंटागोनिस्ट क्या होगा? मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, तो निकोटीनिक रिसेप्टर को कौन ब्लॉक करता है? मस्कुलर ब्लॉकर। जो मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर है तो इनको कौन ब्लॉक करता है? तो इनको जो ड्रग ब्लॉक करते हैं तो उनको हम कहते हैं इंटीकोलिनर्जिक, या सिंपली उनको कहते हैं इंटी मस्क्यूरेनिक एजेंट, जिसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा एट्रोपिन, इंटी मस्क्यूरेनिक।
और इंटीमस्क्यूरेनिक में कौन सा ड्रग है? एट्रोपिन। तो अब हमें एक और बात पता चली कि जो निकोटिनिक रिसेप्टर है, निकोटिनिक, उनका ब्लॉकर है, उनके ब्लॉकर को हम कहते हैं मसल ब्लॉकर। जो मस्कुलर ब्लॉकर है, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर या मसल रिलैक्सेंट। न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर या मसल रिलैक्सेंट। और जो मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर है, उनके ब्लॉकर्स को हम कहते हैं इंटीमस्क्यूरेनिक एजेंट, जिनमें आता है एट्रोपिन। और जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर था, तो उनमें हमने पढ़ा था ये डिटेल के साथ कि इसमें हमारे पास दो किस्म के होते हैं, ठीक है, डिपोलराइजिंग एंड नॉन डिपोलराइजिंग। तो ये था, यहाँ तक हमने इसके फिजियोलॉजी पढ़ी। आगे फिर हम पढ़ेंगे ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक, नेक्स्ट क्लास में वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम